हे हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर शाम 7 बजे हम सी टेट 2022 के लिए आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाते हैं, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो उन्हीं पेपर्स को हम बिल्कुल डिटेल में सॉल्व आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज ही क्लास नंबर 20 है, यानी 20वें नंबर का प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट है। अगर इससे पहले आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दिया है, वहां से आप पिछले बाकी जितने आपके छूट गए हैं प्रीवियस पेपर उनको कवर कर लीजिएगा। आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हमने जो सब्जेक्ट चुना है यह है आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का। तो चलिए एक एक करके हर एक प्रश्न को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आप भी कोशिश करना कि एक बार में सही जवाब आप दे पाए। अगर नहीं दे पाओगे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं एनालिसिस। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। क्या आप सभी तैयार है? एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, और अपने फ्रेंड्स को भी एक बार शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, इस बात से आप सभी सहमत है। तो पूछा यह गया है कि नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो बताना क्या है कि भाई कौन सा देश ऐसा है जो कि हमारे देश के सापेक्ष वहां के लोग उल्टे खड़े हुए। मान के चलिए ये क्या है, आपका ग्लोब है, पृथ्वी है। यहाँ पर मान के चलो इंडियन है जो कि ऐसे सीधे खड़े हैं, तो इसके सापेक्ष उल्टा कौन खड़ा हुआ होगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है इंडोनेशिया। सॉरी, इसका अपोजिट होगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो इंडिया के सापेक्ष अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हुए हैं। चलो आपको इमेज के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप देख पाएंगे इस इमेज में कि ऊपर जो है इंडिया को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ये कैसे खड़े हुए हैं? सीधे खड़े हुए हैं। और इसके सापेक्ष अपोजिट डायरेक्शन में कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना के लोग जो है वो इंडिया के सापेक्ष में उल्टे खड़े हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोचमपल्ली के बारे में बात की गई है, जो कि मैंने आपको रात वाली क्लास में ही समझाया था। जो आपकी कल क्लास हुई थी पोचमपल्ली के बारे में, मैंने आपको उसमें जो है बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, तो पोचमपल्ली की अगर बात करें, पोचमपल्ली क्या है? एक शहर है। कहाँ का, ये आपको बताना है। इसमें यही पूछा जाएगा लास्ट में जा करके कि पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं, और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वे बुनते हैं उसको क्या कहलाता है? वो पोचमपल्ली कहलाता है ना। एक तरह से साड़ियां बनाई जाती है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती है, किस राज्य का भाग है? केरल का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, या फिर तेलंगाना का है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? देखते हूँ कौन सबसे पहले यहाँ पर आंसर करेगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो पोचमपल्ली कहाँ का शहर है? मैंने आपको आज ही ये चीजें क्लियर कराई थी आपकी ईवीएस वाली क्लास में। सो गाइस, पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, आंध्र प्रदेश का शहर था। लेकिन अब ये जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तो ये इसके अंदर आता है। सुबह वाली क्लास में भी आप ये अपडेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, तो ये अब तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, पोचमपल्ली शहर। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कर्म जो है वो उचित नहीं है, कौन सा कर्म उचित नहीं है। ठीक है, यानी आपको इसमें से नेगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढना है। देखो, ऑप्शन ए दिया गया है खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, या प्याज
के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना या प्याज को उखाड़ना। अच्छा, यहाँ पर ये बताया है कि जो ये नीचे क्रम दिया गया है ये उचित नहीं है और आपको इसको कैसे लगाना है, उचित क्रम में लगाना है, यानी सही क्रम में लगाना है। कि सबसे पहले अगर आप प्याज की खेती कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो जल्दी से इन ऑप्शन को देखें तो देखो बी वाला ऑप्शन जो है वो सब में कॉमन है। शुरुआत में बी वाला नंबर होगा, यानी पहले नंबर पर क्या आएंगे, आप गुड़ाई करेंगे, यानी जो मिट्टी है उसको क्या करेंगे, डिगिंग करेंगे उसको लूज करने के लिए, ताकि उसमें आसानी से बीज बोए जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, आप उसमें बीज बो देंगे। ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, बीज बो देंगे। तो बी के बाद सी आएगा, देखो सी वाले ऑप्शन में नहीं है, इसको तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। अब इसके बाद क्या करेंगे आप दोस्तों, प्याज के ऊपर से सूखी पत्तियों को हटाएंगे या प्याज को उखाड़ेंगे या खरपतवार हटाएंगे। देखो बीज बोने के बाद बहुत सारी खरपतवार उसमें उग जाती है ना, छोटी छोटी घास फूस, तो आप उनको उखाड़ देंगे, खरपतवार को हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद फिर प्याज का जो है वो बिल्कुल सही समय आ जाएगा प्याज को उखाड़ने का, तो उसके बाद आप प्याज को उखाड़ेंगे और फिर उसके ऊपर से जो सूखी पत्तियां होती है उनको हटा देंगे। तो आपका इस तरीके से ये एक प्रोसेस रहने वाला है। बी सी ए, देखो बी सी ए दोनों में कॉमन है। इसके बाद आएगा ई और डी, तो ऑप्शन नंबर डी में एकदम सही आपका दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको समझा और आंसर भी किया, वेल डन। आगे बात करते हैं दोस्तों एक गोलकोंडा फोर्ट से संबंधित क्वेश्चन, आपकी एज इट इज कई सारी शिफ्ट में पूछा जा चुका था और बार बार रिपीट हो रहा था ये आपके लास्ट ईयर के पेपर में, तो आप देखोगे इस शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। बस थोड़ा बहुत कहीं वैल्यू चेंज और कहीं तो वैल्यू भी चेंज नहीं की गई है। तो देखो दोस्तों क्या दिया है इसमें, अब तक तो आपसे सोल्व करना आ भी गया होगा न्यूमेरिकल, कि किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है कि भाई इस मानचित्र में हम 1 मीटर को कितने सेंटीमीटर में मानेंगे, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ बताया है कि जिस पर लिखा है पैमाने पर कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर के बराबर हमने माना है इस वाले मानचित्र में। ठीक है, तो एक लिख लो जितना बताया गया है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 110 मीटर के बराबर है। आगे क्या दिया गया है, मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी कितनी है, 13.3 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 110, तो हमें 13.3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 है, तो 13.3 सेंटीमीटर गुणा 110 हम करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की दूरी तो हमारे पास मीटर निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। सो गाइज इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 1463 जो है मीटर हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों आंसर दिया गया है किलोमीटर में, तो एक दिक्कत और है, अब हमें इसको किलोमीटर में बदलना होगा। तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, 1463 डिवाइड बाय 1000, तो ये क्या आ जाएगा, 3 जीरो है तो एक इसमें ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 3 जीरो हटा के ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो 1.463 किलोमीटर आपका आंसर आ गया है। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सी में 1.4 किलोमीटर दिया गया है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपने आंसर किया दोस्तों, एक बार लाइक भी कर दीजिए सेशन को। आगे पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो अल-बरूनी भारत में आया था, ये विदेशी यात्री, और इन्होंने यहाँ पर जो है भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ों का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। तो आपको वही बताना है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इसके बारे में यहाँ पर सही बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। तो ये बात तो सही है भाई, यहाँ घूमने आए, यहाँ पर जो जो चीज़ें इनको अलग लगी वो उन्होंने लिख दी। आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, वह अफगानिस्तान से आए थे। तो क्या ये बात सही है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बताओ।
सो गाइज यहाँ पर मैं एक आपको बताना चाहूंगी कि वो अफगानिस्तान का नहीं था, वो था उज्बेकिस्तान का। ठीक है, उज्बेकिस्तान से ये आया था, ना कि अफगानिस्तान से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखते हैं। उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। तो बिल्कुल सही बात है, जो उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर अलग हो रहा है कुछ हमारे देश से। जैसे उन्होंने यहाँ पर कुएं का, बावड़ियों का अपनी इस पुस्तक में जो है तारीख उल हिंद में वर्णन किया। इसकी पुस्तक का नाम था तारीख उल हिंद, है ना। तो उसके बारे में वर्णन किया। आगे देखो, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी बात एकदम ठीक है। ऑप्शन ई है, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में जो उनकी कुशलता है उसका उल्लेख किया। तो ये भी एक बात एकदम सही है। उन्होंने यहाँ पर जो बावड़ियाँ होती है, तालाब होते हैं, किस तरीके से उनकी मंडेर बनाई जाती है, उस सब के बारे में अपनी पुस्तक किताब और तारीख उल हिंद में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो देखते हैं कौन सा अब हमारा ऑप्शन सही होगा। बी वाले को छोड़ के बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, इसमें बी छोड़ के ए सी डी ई चारों दिए गए हैं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में क्लास के अंतिम अंत में आपको जरूर लिख देना है। आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। नीचे दिए गए जानवरों पर आपको विचार करना है जिनमें सांप, छिपकली, मेंढक और घड़ियाल या मगरमच्छ शामिल है। आपको बताना है कि इन निम्नलिखित में से इनमें कौन सी ऐसी कॉमन विशेषता है जो सब में पाई जाएगी। आपको ऐसी विशेषता देखनी है जो इन सब में है, सांप में, छिपकली में, मेंढक में और घड़ियाल में। ऑप्शन देखो, 3 कोष्ठकों का हृदय होता है इनका, इनके हृदय के 3 कोष्ठक होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, सबके में 3 नहीं होते इनमें। ये अंडे देते हैं, क्या सांप अंडा देता है? बिल्कुल देता है। छिपकली भी अंडे देती है, मेंढक भी और घड़ियाल भी। तो यानी यही वो ऑप्शन है जो इन सब में कॉमन है। यही इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई ये सारे के सारे कैसे हैं, अंडज हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक पहली शिफ्ट में भी रिपीट हो चुका था। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बल्कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको हमारा आंसर मिल गया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा आप खींचते हैं, तो आपको बताना है अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। भाई देखो, जैसे मान के चलो ये इंडिया का इस तरीके से क्या है, मैप है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिया का मैप हो जाएगा इस तरीके से, अगर मैं बात करूं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्थित है गुजरात आपका। यहाँ क्या स्थित है, यहाँ आपका स्थित है गुजरात। और दिल्ली कहाँ है, दिल्ली है यहाँ। तो इसने यही पूछा है कि अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा बतानी है। भाई अहमदाबाद हो गया यहाँ और दिल्ली किस दिशा में है, इस वाली दिशा में। ठीक है, तो यानी आपको ये वाली दिशा बतानी है, कौन सी हो जाएगी। तो जल्दी से नोट डाउन करके मुझे बताओ क्या होगा कमेंट में सही आंसर। तो ये दिशा है पूर्व, इधर क्या है, पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम है, इधर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। ठीक है, नीचे क्या है, दक्षिण है। अब हमें बताना है कि भाई उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो जाएगी। तो इस दिशा को हम नाम देते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, तो अहमदाबाद यानी गुजरात से दिल्ली को किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो एक बार आपको जो ओरिजिनल मैप है उससे भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस तरह के क्वेश्चनों को तभी कर पाएंगे जब आपको मैप पर सभी स्टेट्स की जो लोकेशन है वो क्लियर होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें गुजरात कहाँ है। तो गुजरात यानी अहमदाबाद से दिल्ली की हमें डायरेक्शन देखनी है, तो गुजरात यहाँ पर स्थित है। अब दिल्ली देखो कहाँ है मैप में, दिल्ली यहाँ स्थित है। अब क्या पूछा था सवाल में आपके एग्जामिनर ने कि भाई गुजरात से दिल्ली की जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी। भाई इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, ये है साउथ। तो इसके बीच में स्थित है। ठीक है, आप देखेंगे तो ऐसे हम यहाँ से इधर दिल्ली जाएंगे। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये आपकी हो गई है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको भाई
एग्जामिनर का ये पूछने का मतलब यही है कि आपको पता हो कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। कई बार आपसे महाराष्ट्र से दिल्ली की दिशा पूछ लेगा, है ना, या दिल्ली से अपोजिट पूछ लेगा इधर। तो ये चीजें आपको तभी क्लियर होगी जब आप इस चीज को अच्छे से मैप को रीड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है आगे। तो यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा है कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। क्या कहा है कि भाई इसकी 144 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और टाइम क्या दिया है कि भाई 2 घंटे में इसको कवर कर लेती है, 2 आवर्स में कवर कर लेती है। तो हमें इसकी चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 144 को आप 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 72 घंटों में ये दूरी जो है वो तय कर ली जाएगी। अब 72 घंटा प्रति यहाँ पर दिया गया है कि 72 घंटे में ये दूरी जो है वो तय कर ली जाएगी। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये यहाँ पर चल रही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें देखो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको मीटर पर सेकंड में पूछा गया है। हमने बताया किलोमीटर पर आवर, हमसे पूछा है मीटर पर सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यानी हमें अभी इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना होगा कि भाई 5/18 से इसमें गुना कर देनी है। अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 और 5 चौका 20, ठीक है, 5 4 जा 20। तो 20 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड हो जाएगी। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, इसमें ये सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा है इसमें, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी है। तो जब ये नाचते हैं, इस नाच को जब ये फसल कटने के बाद डांस करेंगे मिजोरम के लोग, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, चेराव नृत्य के नाम से, तोरांग या कुडुक, है ना, या फिर झूम। झूम तो खेती का नाम है, ये कोई नृत्य नहीं है। तो बताओ जल्दी से क्या होगा सही जवाब, आप भी कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मिजोरम में जब फसल कटने पर डांस किया जाता है उसको हम कहेंगे चेराव नृत्य। ठीक है, चेराव नृत्य। अब ये नृत्य कैसा होता है चलो आपको दिखाऊंगी, मजा आएगा आपको देख करके। समझने की बात ही कुछ और है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ना 2-2 पेयर में बैठते हैं और बांस के डंडे रखते हैं, ठीक है, और इन बांस के डंडों के बीच में इस तरीके से डांस करते हैं उछल उछल कर, ठीक है। तो 2 बांस की डंडियों को ऐसे जमीन पर पीटेंगे और उसके बीच में ये डांस करते हैं। तो ये कौन सा नृत्य है, ये चेराव नृत्य है, जो कि मिजोरम में किया जाता है फसल कटने के उपरांत। ठीक है, याद हो रहेगा आपको आगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसमें पूछा है कि पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और फिर वह उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का क्या नाम है, इसको हम कोयल कहेंगे, वीवर पक्षी कहेंगे, या इसको शक्कर खोरा कहेंगे, या बसंत गोरी कहेंगे। तो दोस्तों ये खासियत कौन से पक्षी के अंदर देखने को मिलती है, जल्दी बताओ। सो फ्रेंड्स, जब तक आपका कमेंट आए मैं बता देती हूँ कि ये जो पक्षी है ये अपना लटकता हुआ इस तरीके से घोंसला बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लटकता हुआ बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं। और इनकी जो मादा चिड़िया होती है वो क्या करेगी, इनके घोंसले को पसंद करेगी, जो उसको अच्छा लगेगा उसमें अपने अंडे देती है। तो ये खासियत है वीवर पक्षी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम ठीक रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को ना देखो तो ही ठीक है, क्योंकि ये तब का पेपर है आपका जब तक कि इसमें बदलाव नहीं किए गए थे। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें तो हमारे 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरीज है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आज ही अब इस वाले सीटेट में क्वेश्चन आए तो आपको बताना है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्य पूछे जाए तो फिलहाल में 28 राज्य होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए जीव
कर्म सह जंतुओं के किस वर्ग के है? छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी, बिच्छू। आपको ये बताना है छिपकली किससे संबंधित है, चमगादड़ किससे संबंधित है, कलचीड़ी किससे संबंधित है, बिच्छू किससे संबंधित है। तो ये बात तो आप जानते हैं दोस्तों कि भाई देखो कलचीड़ी क्या है, इंडियन रोबिन एक चिड़िया है। क्या है? चिड़िया है। तो ये बात आपको पता चल गई। बिच्छू किस में आएगा? ये इंसेक्ट में आएगा, यानी कीट है, इसका आपको पता चल गया। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है जो कि आसमान में उड़ता है, एकमात्र ऐसा स्तनधारी है ना। और छिपकली की बात करें तो छिपकली किस में आ जाएगा? रेप्टाइल में आ जाएगा। अब देखो यहाँ इन्होंने बताया है कि जो है चमगादड़ को इन्होंने बर्ड लिखा है। ऑप्शन में देखेंगे ना तो बर्ड लिखा है चमगादड़ को, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, बाकी इंसेक्ट ठीक है, इन दोनों को गलत दिया गया है कि भाई कलचीड़ी को तो बता दिया इन्होंने स्तनधारी। हमको क्या देखना है? पहले नंबर पर सरीसृप होना चाहिए, फिर स्तनधारी, फिर चिड़िया होनी चाहिए, फिर कीट। देखो कौन से ऑप्शन में है। तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? सरीसृप। तो इनमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैमल तो क्या है? स्तनधारी तो क्या है? चमगादड़ है। तो सरीसृप और स्तनधारी, फिर इंडियन रोबिन की बात की थी तो पक्षी, और बिच्छू क्या है? इंसेक्ट है, कीट है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया करने का उसका क्या कारण है? वो इसलिए अनुक्रिया करता है कि उसको बीन की जो आवाज है, मधुर है, वो सॉरी बीन की मधुर गंध के कारण, स्मेल के कारण क्या वो ऐसे डांस करता है, या फिर सांप अपने बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे सुन सकता है। देखो बीन से कोई गंध थोड़े निकलती है, आवाज निकलती है। ठीक है, अब बाहरी कान सांप के होते नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसके बारे में हमने सेकंड थर्ड क्लास में ही पढ़ा था, जब हमने शुरू की थी आपकी ईवीएस की क्लास लेनी। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब देखो डी ऑप्शन, बीन द्वारा उत्पन्न जो कंपन होती है ना, वो जमीन से होकर उसका संचरण सांप तक पहुंच जाता है, तो उस वाइब्रेशन को वो फील करता है, जिसकी वजह से वो ऐसे इधर उधर अपना जो उसका फन होता है उसको हिलाता है और आपको लगता है कि वो डांस कर रहा है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सांप के कोई बाहरी कान नहीं होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। अब यहाँ पर आगे देखो, इसमें पूछा गया है दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दी गई है। ठीक है, यानी इनकी क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट्स दी गई है। आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सी फीमेल में जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी है या अधिकता है, या दोनों में ठीक ठाक है ना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताया है कि एक्स की आयु 12 वर्ष है और ये एक फीमेल है। इसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 10.5 ग्राम डेसीलीटर है। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर है। तो क्या ये इसमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं, आप डिसाइड करो। तब तक अगले वाला भी हम इसमें कथन देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि भाई वाई 10 साल की है, और सो गाइज हम ऑप्शन देखने से पहले ये देख लेते हैं कि कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए एक मेल में और एक फीमेल में। ठीक है, तो बात करें पहले अगर मेल की, पुरुष की, तो पुरुष की अगर आयु 11 से 18 वर्ष है तो उसमें 12.7 से लेकर के 17.7 ग्राम डेसीलीटर जो है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी ही चाहिए। अगर इससे कम होती है तो यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो गई है उसके अंदर। अब बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में कितनी होनी चाहिए? अगर उसकी उम्र जो है 11 से 18 वर्ष है तो 12 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर जो है उसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें होनी चाहिए। अब आप इनको देखेंगे कि भाई ए जो एक्स है यहाँ पर दिया गया है, जो एक्स लड़की है इसमें 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो यानी इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन की वो क्या है, वो कमी है ना। बात करते हैं दूसरे की, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें है 12.5 यानी 12 से ज्यादा है ना, 12 और 15 के बीच में है, तो यानी इसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बिल्कुल एकदम ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला जो कथन है ये सॉरी इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या दिया गया है।
ऑप्शन नंबर ए कि एक्स जो है उसमें क्या है, उसको एनीमिया है यानी रक्त क्षीणता है, खून की कमी है, और वाई को नहीं है। तो ये बात इसने एकदम सही कही है। ऑप्शन नंबर में वाई तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो बराबर है मात्रा, लेकिन एक्स में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आंसर करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आपको मैचिंग करनी है कि भाई आसाम के घर कौन से होंगे, लद्दाख के घर कैसे होंगे, मनाली के घर कैसे होंगे, राजस्थान के कैसे होंगे। तो ये मैंने आपको आज सुबह वाली क्लास में ही पूरा करवाया है चैप्टर। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कि मिट्टी के घर बने होंगे और छत पर बनी होगी कटीली झाड़ियां उस पर रखी हुई होगी। ये कहाँ होता था, ये होता था राजस्थान में। ठीक है, मिट्टी के घर क्यों बनते थे, ताकि गर्मी से बचाया जा सके। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई पत्थर और लकड़ी के ढालू मकान कहाँ होंगे, है ना, मजबूत बांसों के बने घर कहाँ होंगे, ये आपको बताना है। देखो असम में क्या होता है, ज्यादा बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो वहां पर बांस के डंडों पर बनाए जाते हैं घर, समझे। तो यानी ये वाला ऑप्शन किसके साथ मैच होगा, ऑप्शन नंबर फिफ्थ के साथ मैच होगा। तो देखो ए वाला 5 के साथ मैच हो रहा है, इन सभी में यही दिया गया है। अब कौन सा मैच कर लिया हमने, डी वाला तीसरे के साथ। तो डी वाला तीसरे के साथ दो ऑप्शन में है, बाकी दो को तुरंत एलिमिनेट कर दो। अब आपको बस ये पता लगाना है कि भाई बी वाला दूसरे से मिलेगा या चौथे से मिलेगा। बी में क्या पूछा है, लद्दाख। तो लद्दाख के घर पत्थर के बने होंगे और लकड़ी की उसमें फर्श और छत होगी, क्या ये बात सही है। या फिर डी वाला देख लो कि पत्थर और लकड़ी की ढालू छत वाले होते हैं, है ना, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और ढालू छत उसकी होती है। अब बताओ इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कंफर्म करना है चौथे और दूसरे को देख करके, है ना। इसके अलावा पहले एक और देख लेते हैं कि भाई जो मनाली के घर है हिमाचल प्रदेश के, वो कैसे होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है ना, क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो बर्फ से बचने के लिए यहाँ के घर कैसे बनाए जाते हैं, सी वाले ऑप्शन को देखो क्या हो जाएगा इसमें, ढालू छते वाले होते हैं और पत्थर लकड़ी के बने होते हैं, ये बात ठीक है। या फिर बी वाला ऑप्शन इसमें लगेगा, है ना। तो ये जो होगा ढालू छत वाला और पत्थर लकड़ी के बने होंगे, ये होंगे मनाली हिमाचल प्रदेश के घर। और जो यहाँ पर देखो लकड़ी की छत और फर्श कहाँ होते हैं, लद्दाख के घरों में होते हैं, है ना। ये वाली चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फर्श और छत इसलिए ताकि ज्यादा ठंड अंदर ना जाए, है ना, उसको रोकने के लिए ऐसा लद्दाख में होता है। और हाउस बोट कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी कश्मीर में। ठीक है, ये कहाँ होती है, कश्मीर में, जो कि आपसे पूछा भी नहीं गया है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा दिया गया था। तो यानी हमने क्या मिलाया कि पहला तो डी के साथ हो गया, है ना, पहला तो पांचवे के साथ हो गया। अब दूसरा हमने ऑप्शन जो है वो दूसरे के साथ ही मैच किया है। तो आप देख लो इसमें कि बी वाले में सेकंड होना चाहिए, तो ये ए वाले में ही आपको मिल जाएगा, ए वाले ऑप्शन में ही। तो ये इसका सही है, बाकी सारे गलत है। आगे चलो, आगे पूछा गया है कि एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है। किसी दूसरे देश से आपकी कक्षा में एक नया छात्र आया है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे बेहतर क्रिया कौन सी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताए कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना, कि भाई स्थानीय छात्र नए छात्रों को बताएंगे कि आपके क्षेत्र में क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको अपनी मर्जी से करने दिया जाए स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो ऐसा उसको आप नहीं बोलेंगे। आगे बात करते हैं, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों की सामान्यताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। कि भाई देखो जैसे ये बच्चा विदेश से है तो ये बताएगा इसके यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है ना, किस तरह का खाना बनता है ना, और क्या वो भारत में भी किसी राज्य में देखने को मिलता है। तो इस तरह की चर्चा जो है ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट देगी और बच्चों को एक दूसरे की जो आप कह सकते हैं एक दूसरे के बारे में, उनकी सामान्यताओं के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में जानने का अवसर भी देगी। तो
तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। अच्छा, आपको ये बताना है कि भाई आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा लगता है जब आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या टेलीग्राम में भी अगर बात करते हैं ना, टेलीग्राम में भी बात करते हैं या व्हाट्सएप पे भी ये ऑप्शन मिलने लगा है ना। अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है यानी कुछ लिखना नहीं है और फिर भी अपने मन की बात कहनी है तो आप क्या करेंगे, है ना। ये 4 ऑप्शन है, बता दो। अब तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया। ऑडियो कॉल करेंगे तो ऑडियो कॉल तो करनी नहीं है क्योंकि बोलना नहीं है, आपको बिना कहे प्रदर्शित करनी है अपने भावों को। म्यूट बटन पर क्लिक करके भाई फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को, है ना। वर्चुअल बैकग्राउंड अगर आप उसको दे देंगे तो भी यहाँ पर एक इफेक्टिव तरीका नहीं है अपने मैसेज को कन्वे करने का। लेकिन जब आप बात करते हैं GIF भेजते हैं आप चैट में, है ना, GIF भेजते हैं, जैसे अक्षय कुमार का आता है उसमें व्हाट्सएप पे कि पगली समझ गई, है ना, इस तरीके से, या हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, इन सब के GIF आते हैं। तो उससे आप अपना मैसेज भी कन्वे कर देते हैं, आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ता और ना ही बोलना पड़ता है। तो बिना बोले आपका मैसेज GIF के थ्रू सबसे इफेक्टिव तरीका होता है भेजने का। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपकी डेली लाइफ से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से रिलेटेड कौन सा है? उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। भाई जानवरों के कानों की तस्वीर का उपयोग क्यों करेंगे, ये तो सही नहीं है। पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, तो भाई इसमें बच्चे क्या कुछ अलग सीखेंगे, ये तो कोई संरचनावादी विचार नहीं हुआ। एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजन का उपयोग करेंगे, या विभिन्न देशों के बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करेंगे। तो देखो, जब बच्चा ग्लोब का उपयोग करेगा तो यानी उसकी जो सेंस ऑर्गन है, उसके हाथ उसको टच कर रहा है ग्लोब को, उसकी आंखें वो देख रहा है ना, और उस पर जिस नाम को उसने सुना है उस देश के नाम की, उस पर पहचान कर रहा है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा डी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो यही वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ना, कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। ऑप्शन ए, छात्र शामपट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचार का क्या कर रहे हैं, मानस चित्रण कर रहे हैं, माइंड मैप बना रहे हैं। ठीक है, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, माइंड मैपिंग कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, जो भी उनको ब्लैक बोर्ड पर वर्क दिया गया है। तो यानी यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो, दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस की पुस्तक में है। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है ना, ये तो ढूंढ के उसको लिखना हो गया। आगे पोचमपल्ली पर एक वीडियो देखना। भाई वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, छात्र को एक्टिव होना चाहिए। छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में शामपट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो ये देखकर लिखना भी कोई इफेक्टिव यहाँ पर ऑप्शन नहीं हुआ। लेकिन जब बच्चे माइंड मैपिंग कर रहे हैं, मानस चित्रण कर रहे हैं, है ना, जिस बारे में उसको समझाया गया है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे बच्चा सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनेगा, एक्टिव रहेगा, है ना, उसकी जो स्मरण शक्ति है वो इम्प्रूव होगी, उसकी कल्पना शक्ति का भी विकास होगा ये करने से। ए वाला बढ़िया है। आगे बात करते हैं कि पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य है, यानी कौन सा कुकिंग के लेसन से संबंधित सबसे ऑथेंटिक टास्क है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हिंदी की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, तो तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। वहीं पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम है आपका। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज को चुना हुआ है कि भाई मैं पूरा पेपर हिंदी में करूंगा, तो यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ दिखेगा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां क्लिक करके आप उसको इंग्लिश में भी थोड़े समय के लिए बदल सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए उसको
इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन का भी आप यूज करिएगा जरूर। बताओ कौन सा सबसे ऑथेंटिक है। कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना कि भाई टीचर सैंडविच बना के दिखाए, तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि बच्चों को इंक्लूड होना है। छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखना, भाई सूची बनाने से क्या होगा, है ना, कुकिंग के बारे में आप सिखा रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना है, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने, कि भाई आपको उसमें आग का इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन फिर भी कोई खाना बना करके तैयार करना है और मेले में उसका आयोजन करना है, ठीक है, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। भाई सबसे ज्यादा एक्टिव इसमें मिलेगा बच्चा, कि बच्चा खाना बना भी रहा है और वो भी बिना आग के, और उसको मेले में क्या है बेच भी रहा है। जो स्कूल में फेयर लगता है, ट्रेड लगता है, उसमें आपने भी कभी ना कभी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो इसमें क्या क्या बना सकता है बच्चा, भेलपूरी बना सकता है ना, उसमें कोई पकाने की जरूरत थोड़ी बनेगी, सैलेड बना सकता है। तो इस तरीके से बिना आग के खाना भी बनाएगा और उसमें उसके अंदर जो है बहुत सारे गुणों का विकास भी होगा, ठीक है। बिल्कुल वो पब्लिक स्पीकिंग सीख पाएगा, कम्युनिकेट करना अच्छे से, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करना वो सीख पाएगा, क्योंकि मेले में उसको बेचने का काम भी उसी का है। तो सी वाला सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। आपको भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना है फटाफट से। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। बच्चे ने पूछा टीचर से, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। ऑप्शन नंबर ए, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए हमें एक दूसरे की भावना को समझना जरूरी है। भाई इसमें पूछा छात्र ने, पहले क्वेश्चन को समझो, कि आप हमें टीचर जी आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं कि हमें दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। तो टीचर कहता है कि भाई हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में ही रहना है अंततः, तो हमें ये आना चाहिए, ये कला आनी चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को, भावनाओं को हम समझ सके, जो भी हमारे साथ बातचीत करे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि समाज में रहते हुए आप किसी से बोलचाल ही ना करें, है ना। तो हमें हर समय किसी ना किसी के साथ बातचीत करते रहना है, भले ही वो काम से संबंधित क्यों ना हो। तो जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे नहीं, तो फिर क्या नहीं होगा, वहां पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ए वाला ऑप्शन ही इसका सबसे बढ़िया है, यही टीचर उसको जवाब देगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उजियारा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देशों को देख रहे हैं। उजियारा कहती है, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई है ना, रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं। यानी जब आप देखेंगे ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खिंची होती है, ठीक है, इस तरीके से, जिनको हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट आशा करती हूँ क्लियर होगा कि इस तरीके से कुछ काल्पनिक रेखाएं खिंची हुई होती है, जिनको हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। अब उसने कहा कि क्या सच में ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर भी ड्रॉ है, उस पर भी ऐसी खिंची हुई है। आगे शहमीर कहता है होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्य के बीच में ऐसी ही रेखाएं हैं। यानी उन्होंने पहले ग्लोब देखा, फिर भारत का मानचित्र देखा और कहा कि भाई भारत के मानचित्र में भी ऐसी रेखाएं हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जरूर जो है वो जमीन पर भी खिंची हुई होगी। तो अब आपको बताना है, इन बच्चों को ये टॉपिक क्लियर करना है। तो उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे उजियारा और शहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यानी आप जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे बच्चों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणाएं, ये जो रेखाएं खिंची हुई है ग्लोब पर, उनके बारे में उनकी समझ जो है वो बढ़ेगी। ऑप्शन ए, आपके अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है, क्या इससे बच्चों के अंदर ये डेवलप हो जाएगा, है ना, इसकी अवधारणा को समझ पाएंगे, तो नहीं समझ पाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
क्या आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों ये बात एकदम सही है। आपने देखा होगा ग्राफ बुक में इस तरीके से क्या बने हुए होते हैं, ऐसे लाइन खींची हुई होती है, लाइन ड्रॉ होती है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। फिर आपको अगर उसमें कुछ दर्शाना है कि भाई यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, हम ऐसे मान लेते हैं, है ना। फिर आपको उसमें कोई ग्राफ बनाना है, ठीक, कि भाई 20 यहाँ तक है, 30 यहाँ तक होगा, तो आप किसके आधार पर बनाते हैं? इन लाइन की मदद से ही तो आप इनके बीच की दूरी को पता लगा पाते हैं, है ना। असलियत में लाइन नहीं होती है, ये सिर्फ वहां पर भी इसीलिए दिखाई जाती है ताकि ये काल्पनिक होती है, ताकि हमें समय और दूरी का सही से पता चल पाए, दूरी का हमें सही से ज्ञान हो पाए, दिशा और दूरी का, ठीक है। तो जिस तरीके से ग्राफ बुक का प्रयोग करते हैं ज्यामिति में, ज्योमेट्री में, उसी प्रकार से उस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए, दिशा को, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं है वो खींची हुई होती है, वो भी काल्पनिक रूप से, ठीक। तो ये वाला पॉइंट बच्चे को सबसे ज्यादा जो है वो क्लियर करेगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं। आपको प्रोजेक्ट देना है बच्चे को बनाने के लिए और एक ही बोतल लाए हैं गोंद की, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर गोंद की बोतल तुमने खाली कर दी अपने प्रोजेक्ट में तो दूसरी नहीं मिलेगी, इसी से काम चलाना है। इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए कि भाई जरा भी वेस्ट ना हो, क्योंकि और नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब आपको नीचे क्या बताना है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों के उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी जब हमने बच्चे को इस तरीके से बताया कि भाई एक ही बोतल है, सबको यूज करनी है और किफायती तरीके से, अगर खत्म हो गई दूसरी नहीं मिलेगी, तो जो ये आपने बात बच्चों से कही, इससे बच्चों के मन में जो विचार उत्पन्न होंगे, वो जो हमारे समाज में, हमारे वातावरण में, हमारी प्रकृति में जो हमारे सीमित संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम हो गया, तो इस तरह के संसाधनों को कैसे कैसे हमें किफायती तरीके से इस्तेमाल करना है ना, उसके बारे में बच्चों के अंदर विचार को ये डेवलप करेगी। और साथ ही साथ उस संसाधन के क्या विकल्प हो सकते हैं कि भाई पेट्रोलियम की जगह हम क्या इस्तेमाल कर ले कि वही काम उससे भी चल जाए। तो ये विचार बच्चों के अंदर डेवलप हुए, है ना। अब देखना है ऑप्शन कि किससे ऐसा हो रहा है, किस वाले ऑप्शन से। एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि इन प्रोजेक्ट में कौन का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं, है ना। भाई जब आप बच्चों को पहले ही बता देंगे कि कहाँ यूज करना है ग्लू का, कहाँ नहीं, तो बच्चों के अंदर कहाँ से विचार डेवलप होंगे, वो तो कर देंगे जहाँ करना है, तो ये तो सही नहीं है। आगे देखो, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे जो चिपचिपी है। यानी जब बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी सामग्रियां भी होंगी जो पहले से चिपचिपी है, जिनको फेविकोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको गोंद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टीचर ने कहा कि भाई पहले आप क्या कर लो, उन सामग्री की सूची बना लो जो उसमें चिपचिपी है। तो यानी जहाँ जहाँ वे वाली वस्तुएं होंगी, वे सामग्री होगी जो पहले से ही स्टिकी है, तो वहाँ पर हमें ग्लू का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यानी हमने यहाँ पर क्या ढूंढ लिया, हमने यहाँ पर उसका विकल्प ढूंढ लिया। विकल्प इन द सेंस कि यहाँ पर हमने देख लिया कि हम ग्लू के स्थान पर हम इन चिपचिपी वस्तुओं को भी यूज में ला सकते हैं, यानी पेट्रोलियम की जगह पर हम किसी और चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी से बच्चों के अंदर ये भावना जो है वो डेवलप होगी, ये विचार करने की क्षमता डेवलप होगी, ठीक है, कि जो संसाधन हमारे पास लिमिटेड है उनके विकल्पों को हम कैसे, सब्स्टिट्यूट को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? कि भाई आपका बेस्ट एग्जाम्पल देखना है जिससे स्पेसिफिक कंक्लूजन आपको प्राप्त हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऐसा एक्सपेरिमेंट ढूंढना है जिससे बच्चे को साथ के साथ उसका कंक्लूजन भी मिल जाए, ठीक। ऑप्शन है, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है।
भाई बच्चों को आप समझा रहे हैं कि कौन सा लिक्विड ऐसा है जो तेजी के साथ फैल जाता है या बह जाता है। तो आप प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालेंगे और प्लेट को तिरछा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बहुत तेजी के साथ बह जाता है और कौन है जो बहुत धीमे धीमे। मान के चलो पानी है बहुत तेजी के साथ बह गया और शहद है तो धीरे धीरे बह रहा है ना। तो क्या ये बच्चे को कंक्लूजन साथ में दे देगी कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो तेजी के साथ कौन सा तरल पदार्थ है जो तेजी के साथ बह जाएगा और कौन सा ऐसा है जो धीमे धीमे। तो बात तो एकदम ठीक है। और जबकि सब बच्चों के लिए करना ये आसान भी होगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं भी चाहिए कि भाई जो बच्चों के पास उपलब्ध ना हो, है ना। बहुत साधारण से एक्सपेरिमेंट होंगे, साथ के साथ कंक्लूजन भी इससे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। आगे देखो, आगे बताया गया है कि मानव पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए, इसका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋतुओं के विषय में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक और प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। कि भाई बच्चों को आपको किसके बारे में बताना है, आपको बताना है बच्चों को सीजन्स के बारे में। तो आप कैसे बताएंगे? तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर, है ना, ग्रीष्म और शिशिर यानी समर और विंटर के बीच अंतरों को बताएंगे। तब आप उनको बता पाएंगे कि भाई कौन सा सीजन में क्या चलता है। तो नहीं, ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती यानी बच्चे को एक हैट दे दी, एक रेनकोट दे दिया, एक स्वेटर दे दिया और बच्चों से पूछा कि आप इनका यूज कब कब करते हैं, किस मौसम में इसका यूज करते हैं। तो यानी आपने बच्चे को चीजें कैसे कैसे प्रोवाइड की कि बच्चे करके सीखे, करके या देख कर, है ना, अपने देख कर या फिर छू कर, है ना, छू भी सकते हैं, छू कर या अपने संवेदी अंगों के थ्रू उसको सीखेंगे तो लंबे समय तक वो चीज़ें उनके माइंड में रहेगी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यानी बच्चों को आप हैट दिखा रहे हैं, रेनकोट दिखा रहे हैं, स्वेटर जो कि अलग अलग मौसम से संबंधित है ना, और फिर आप बच्चों को ये सीजन वाला टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो और बात हो ही नहीं सकती, है ना, इससे बढ़िया बात तो और कुछ है ही नहीं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। अधिगम उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया गया है, क्या है कि छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम, यानी जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, बच्चों को इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आप बच्चों से किस तरह का प्रश्न करेंगे, उनके मूल्यांकन करने के लिए कौन सा प्रश्न करेंगे कि जिससे आपको पता चले कि बच्चों में ये कॉन्सेप्ट डेवलप है या नहीं, कि भाई कौन से रोग ऐसे हैं जो फैल जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो फैलते नहीं हैं, है ना, एक से दूसरे व्यक्ति में। तो देखते हैं ऑप्शन ए, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, है ना, क्योंकि कोविड कैसी बीमारी है, कम्युनिकेबल डिसीज है ना, संचारी रोग है कि भाई एक से दूसरे में फैलता है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए हम मास्क का उपयोग करते हैं। बच्चा कहेगा हाँ जी बिल्कुल करते हैं। लेकिन बच्चों ये बताओ, जब डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, तो उसके लिए हम मास्क क्यों नहीं लगाते, है ना। आप बच्चों से पूछिए, बच्चा सोचेगा हाँ भाई बात तो सही है, मधुमेह डायबिटीज भी तो एक रोग है। तो इसका मतलब ये है कि मधुमेह रोग जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है, वो नॉन कम्युनिकेबल है यानी गैर संचारी है। इसका मतलब ये है कि मधुमेह रोग जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसके लिए मास्क लगाए, है ना। तो यानी ये वाला जो क्वेश्चन आपने बच्चों से किया, इससे बच्चे के अंदर कि भाई कौन कौन से कम्युनिकेबल रोग है, कौन से नॉन कम्युनिकेबल, इसकी जो अवधारणा है वो एकदम स्पष्ट बच्चे के मन में हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि उदाहरण से ही आपने यहाँ पर समझाना शुरू किया है। तो यही ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मुंह दुखने लगा है अब तो बोलते बोलते, और आप सबका जो अब उत्साह है अपने एग्जाम को लेकर के वो भी मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत मेहनत के साथ लगे रहो, तभी आप कर पाओगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, बच्चे को वहाँ पर टाइम की शॉर्टेज पड़ती है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना। तो सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे। तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए इस समय प्रीवियस पेपर करना,
इससे आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे उसका आंसर देना है ना। और सबसे बड़ी बात कि भाई जो ये एग्जाम होते हैं टीचिंग के, सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर, और एक बार फटाफट से लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। अगर सेशन आपके समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। एक शिक्षिका अपने छात्र को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है ना। यानी कौन सी जो टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चे को जो हेरिटेज साइट्स है उनके बारे में अंडरस्टैंड कराना चाहती है, उनके आर्किटेक्चर को लेकर के कि ये किस किस मटेरियल से बनी है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इस बारे में वो समझाना चाहती है। तो इसके लिए इस तकनीक, कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर ए सैमुलेशन सॉफ्टवेयर, कि भाई सैमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, या एनिमेटेड वीडियो आप उसको दिखा देंगे बच्चों को, या आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी दिखाएंगे तब बच्चा समझेगा, या फिर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो देखो ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ना ही सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की, ना ही एनिमेटेड वीडियो की। लेकिन जब आप बात करते हैं दोस्तों आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी, आपने देखा होगा आप 3D मूवीज देखने जाते हैं जिसके लिए आपको अलग से चश्मे मिलते हैं, स्पेक्स मिलते हैं, है ना। और उसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसी स्थान पर है ना। आपको क्या लगता है कि आप उसी स्थान पर है जहाँ ये चीजें हो रही है, आप भी उसी का एक हिस्सा है ना। सारी चीजों को आप ऐसे देखते हैं 3D में कि भाई आप उसी के बीच में हो, तो उसी को हम वर्चुअल कहते हैं, है ना। वर्चुअल रियलिटी उसी को हम कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को दिखाएंगे इन सभी साइट्स के बारे में, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसके बारे में सीख जाएंगे, उनको लगेगा कि मैं वहीं घूम के आ गया हूँ। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है ना। कि भाई बच्चे को क्या सिखाना है कि भाई कैसे अपने फूड को आप प्रिजर्वेशन करके रख सकते हैं, लंबे समय तक उसका परिरक्षण करके रख सकते हैं। तो आप कौन से एग्जाम्पल उसको देंगे कि भाई बच्चों पापड़ बना लो, है ना, चिप्स बना लो, या दही बना लो, कच्चा आम। भाई कच्चा आम तो कोई परिरक्षण करने का तरीका नहीं है। अगर कच्चा आम टॉफी होती तो भी एक बार को बात अलग थी, है ना। दही बनाने से लंबे समय तक दूध को परिरक्षण नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये तरीका सही नहीं है। लेकिन आलू को बहुत लंबे समय तक हम चला सकते हैं उसकी चिप्स बनाकर, और इसी तरीके से पापड़ बनाकर हम उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ही ए और बी दोनों सही है, दोनों ही क्या है, सही है, दोनों ही परिरक्षण करने के अच्छे उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की जो अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है, कि कैसे एक चीज दूसरी चीज पर इंटरडिपेंडेंस रहती है ना, कि कैसे एक दूसरे पर सब निर्भर है, वो सिखाना चाहती है। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त धारणा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन देखो, खेल एक परित्यक मैदान, खेल का परित्यक मैदान, या कूड़ा एकत्र करने की जमीन, या पुलिस थाना, या फिर नहीं। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें आपको पता लग रहा हो कि समाज का एक तबका दूसरे तबके पर निर्भर है ना, एक दूसरे पर वो निर्भर है, उनके बीच में क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। अब देखो भाई खेल के मैदान से यहाँ पर कुछ बात क्लियर नहीं हो रही है, ना ही कूड़े की जमीन से, ना ही पुलिस थाने से। लेकिन जब आप बात करेंगे बार्बर की, नाई की, तो आप देखेंगे कि भाई सभी तबके के लोग भाई बार्बर पर डिपेंड होते हैं बाल कटवाने के लिए, है ना। तो ये क्या है कि भाई सब एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से आश्रित है, अन्योन्य क्रिया आपस में करते हैं। तो यही उदाहरण उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें एकदम सही है। तो दोस्तों ये थी आपके आज की क्लास, आज का सेशन। आप बताइए कि आपका जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है 30 प्रश्नों में से, इनमें से। इसके अलावा क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक भी आपको देना है, ठीक है, इसका फीडबैक भी आपको देना है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।